पर क्या कुछ होता है इस पर हमारी निगाहें रहेंगी, यतेंद्र जानकारी देंगे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश के सीधी से। सीधी में यात्रियों से भरी एक बस नहर में गिर गई है। इस हादसे में 40 यात्रियों की मौत की खबर है, जबकि 7 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। मरने वालों में कुछ छात्र भी शामिल थे जो परीक्षा देने सीधी से सतना जा रहे थे। 40 लोगों की मौत के बाद प्रशासन सख्ते में है और लगातार नहर में लोगों की खोजबीन की जा रही है। साथ ही बाणसागर डैम में नहर का पानी रोकने के आदेश दे दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि सतना जा रही बस बेकाबू होकर नहर में जा गिरी। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त बस में 54 यात्री सवार थे। हादसे की जानकारी मिलते ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई। राहत और बचाव का काम जारी है। उधर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी हादसे पर अधिकारियों से बैठक की है और राहत के काम के बारे में जानकारी ली है। साथ ही हादसे में मारे गए लोगों के परिवार को 5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री राहत कोष की तरफ से भी पीड़ित परिवारों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा हुई है। यही वह बस है जब सीधी से 6 बजे सतना के लिए रवाना हुई थी। रामपुर पहुंचते पहुंचते बस में 8 बज चुके थे, लेकिन 8 बजे इसी नहर के पास हादसे का शिकार हो गई है। इस पूरे मामले में अगर प्रशासन समय रहते अगर अपनी संजीदगी दिखाता तो जितनी लोगों की मौत हुई है तो कहीं न कहीं से मौत का आंकड़ा जो है वो कम हो सकता था। तो बड़ी वजह है और बड़ा कारण है चूंकि हादसे का, चूंकि यहाँ छुइया घाटी में रूट जो है वो पूरा जाम की स्थिति बनी हुई थी। इस बस में परीक्षार्थी सवार थे जो सतना परीक्षा देने के लिए जा रहे थे, जो यही कारण है कि बस जो चालक है वो अपना रूट डाइवर्ट कर सतना जल्दी पहुंचने की कोशिश किया और यहां आके काल के मुंह में समा गया है। घटना के बाद परिवार वालों को लगातार सहानुभूति देने के लिए कई मंत्री भी पहुंच रहे हैं और उन्हें ये लगातार सांत्वना दे रहे हैं और पूरा भरोसा दे रहे हैं कि जो उचित मदद हो पाएगी जरूर की जाएगी और लोगों को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। वही प्रधानमंत्री दफ्तर की ओर से मुआवजे के ऐलान की जानकारी दी गई है। पीएमओ ने ट्वीट किया है। पीएम मोदी ने सीधी बस हादसे में मारे गए लोगों के करीबी को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। घायलों को 50,000 का मुआवजा दिया जाएगा। दरअसल आपको बता दें, आज सुबह ये मध्य प्रदेश के सीधी में हुए बस हादसे के बाद लगातार जो जानकारी आ रही है, खोजबीन की जा रही है। मनोज हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस घटना स्थल से जुड़े हुए हैं जहां पर ये भीषण हादसा हुआ है। मनोज, फिलहाल रफ्तार बताइए, क्या रफ्तार है इस पूरे राहत बचाव कार्य की? अभी तक 40 शव निकाले जा चुके हैं और सुबह के वक्त जो 7 लोगों को जिंदा निकाला गया था, जिनको बचाया गया था रेस्क्यू के दौरान, वो 7 लोग, उसके अलावा आगे किसी को मतलब जैसे कहें कि रेस्क्यू करके बचाव करके नहीं निकाला जा सका है, जिंदा नहीं निकाला जा सका। ये दुखद बात है। लेकिन अभी तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन में जो टीम लगी हुई है, SDRF स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स टीम की जो टीम लगी हुई है, उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी है और वो लगातार बचाव कार्य यहाँ पर अभी चला रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि और लोगों को जिंदा बचाया जा सके। क्योंकि जो बताया गया कि हर हाल में बस में 50 से ज्यादा लोग सवार थे, यानी अभी तक अगर 40 लोगों के शव निकले हैं, 7 लोगों को जिंदा बचाया गया है तो 47 हुए, यानी अभी भी 7-8 लोग जो हो सकते हैं वो अंदर हो सकते हैं और उनको बचाने की कोशिश हो रही है। और सरकार की तरफ से सबको, जो परिवार हैं, परिवारों को 5 लाख रुपए राज्य सरकार की तरफ से दिए गए हैं, 2 लाख रुपए ये केंद्र की तरफ से कहा गया है। और साथ ही साथ जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, परिवहन मंत्री है मध्य प्रदेश के गोविंद राजपूत, जिनसे हमारी बात हुई, तो वो इस बात को कह रहे हैं कि शुरुआती तौर पर जो जांच हुई है, हालांकि भी जो विस्तृत जांच है वो तो अभी होना बाकी है, लेकिन शुरुआती जांच में ये बात तय हो रही है, ये बात समझ में आ रही है कि ड्राइवर की लापरवाही थी जो दिख रही है और एक रफ्तार जो है वो वजह बताई जा रही है इस बस के इस तरह से जाकर। आप अपनी बात जरूर बताइएगा मनोज, लेकिन साथ ही जो तस्वीरें चल रही हैं वो भी दिखाना बहुत अहम है। ये तस्वीरें आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री मध्य प्रदेश सरकार के वो पहुंचे हैं, वहां पर तुलसी सिलावट पहुंचे हैं, साथ ही राम खेलावन घटनास्थल पहुंचे हैं। उन्होंने मुलाकात की है मृतकों के परिवार वालों से और लगातार उनकी चिंता पर उन्होंने सांत्वना व्यक्त की है और जो कुछ हो सकता है उनकी मदद के लिए वो किए जाने का आश्वासन, कंधे पर हाथ रखने की कोशिश और ये आश्वासन दिलाने की कोशिश, ये सिर्फ जाहिर करने की कोशिश कि इस दुख की घड़ी में हम हर स्थिति में आपके साथ खड़े हुए हैं। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। बहुत बड़ा एक हादसा हुआ है जिसमें 40 लोगों के मारे जाने की जानकारी है और अभी भी राहत और बचाव का काम जारी है कि कुछ भी हो, ऐसा स्थिति बने कि लोगों को बचाया जा सके। जब हमें खबर मिली एडीएम साहब के द्वारा कि ऐसा एक घटना हो गया है और आपको टीम मूव करना है, तो हम विदिन 5 मिनट के अंदर वहां से मूव कर गए और हमारी टीम घटनास्थल पर आके और यहाँ पे राहत रेस्क्यू का कार्य शुरू कर दिया। कितने बजे से आप लोगों ने मोर्चा संभाला है? हम लोग यहाँ पे 10 बजे के
करीब में पहुंच चुके थे 10 बजे। कितने लोगों को आप लोगों ने बस के अंदर से निकाला है, बाहर निकाला है? बड़ी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, रस्सा के सहारे ले जाते देखते। वो तो है सर, हम लोग का ट्रेनिंग ही इस तरह का होता है ना, इस तरह का माहौल मिलते रहता है, काम करते रहते हैं ना जी। लगभग हम लोग यहाँ से वही 28-29 के करीब बॉडी हम लोग निकाले आने के बाद। इसके पहले जो है SDRF काम कर रही थी हम लोग से पहुँचने के पहले आधा घंटा। और ये सब हटा लो, बैंड उधर रख दो। बस ने अपना रूट डाइवर्ट किया हुआ था। 40 से 50 यात्री उस बस में सवार थे और जिस नहर में गिरी उस नहर में पानी की जो स्थिति से थी वो 30 से 40 फीट की थी। नहर में बस गिरते ही 7 लोगों को तो स्थानीय निवासी और रेस्क्यू टीम की मदद से बाहर निकाला गया है और जीवित हैं वो, परंतु 37 से 38 लोग मेरी आंखों के सामने उनके शवों को बाहर निकाला गया है। अभी भी हमारी रेस्क्यू टीम लगी हुई है। तो सीधी में बस हादसे के बाद की तस्वीरें आपके सामने आ रही है, जहां पर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री पहुंचे हैं, तुलसी सिलावट और राम लिखावन, और वो लगातार वहां पर मौजूद जो मृतकों के परिवार वाले हैं उन्हें सांत्वना देते हुए सीधी के बस हादसे के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने कैबिनेट बैठक को भी स्थगित किया है और साथ ही साथ जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट और राज्य मंत्री राम खिलावन पटेल भोपाल से हेलीकॉप्टर से रीवा पहुंचे और यहां से घटनास्थल पहुंचे हैं। सीधी की तस्वीरें जहां उन्होंने मरने वालों के परिवार वालों को 5-5 लाख सरकार की तरफ से मुआवजा देने का ऐलान किया है। साथ ही दोनों मंत्री वहां पर मौजूद रहे काफ़ी देर तक। वहां पर जो पुरुष मौजूद थे जिनके परिवार के लोग मारे गए हैं उनको गले लगाकर उन्होंने सांत्वना दी है। उन्होंने कहा कि जो भी मदद आपकी बन पड़ेगी हम ज़रूर करेंगे और हमारी प्राथमिकता ये है कि जिन भी लोगों को अगर बचाया जा सके हम उस कवायद में लगे हुए हैं। हालांकि डैम के पानी को रोकने की भी लगातार कवायद की गई है, लेकिन क्या वाकई इससे कुछ जानों को बचाया जा सकेगा ये तो राहत बचाव दल ही बेहतर बता पाएगा। लेकिन स्थितियां बहुत विकट है, मातम सा पसरा हुआ है इस इलाके में। इस घटना के बाद हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं मनोज भोपाल से। मनोज, बहुत 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 बड़ा हादसा हुआ है और इसमें जो कवायद जो एक्शन किया गया है, क्या आपको लगता है कि कुछ उम्मीद अभी भी बाकी है इस राहत बचाव के बाद? उम्मीद पर सारा आसमान टिका है, क्योंकि सभी लोग जो कह रहे हैं, बचाव कार्य में जो लोग हैं वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि वो अपनी उम्मीद आखिरी वक्त तक रखेंगे। हालांकि सरकार ने एक एहतियात बरता है ताकि आसानी से जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा सके, SDRF की जो टीम है वो अच्छे से काम कर सके। तो जो नहर में बाढ़ सागर से जो पानी छोड़ने का काम है, खासतौर पर इस नहर में, वो काम बहुत देर पहले मुख्यमंत्री ने शुरुआत में जैसे ही घटना की सूचना मिली तो पानी छोड़ने के लिए मना कर दिया था ताकि पानी का स्तर आगे ना बढ़े। तो उम्मीद पर ही दुनिया कायम है और उसी उम्मीद पर लगातार बचाव काम यहाँ पर चल रहे हैं। लेकिन जो जानकारी मिली है, जो परिवहन मंत्री ने बताया कि कैसे हादसे में किस तरह से लोग जुड़ते गए, क्योंकि सुबह सुबह जब हादसा हुआ बस निकली, बस को जाना था सीधी से सतना के लिए। सुबह 7:30 बजे करीब की ये घटना बताई जा रही है। बस अपनी निकली थी सुबह 6 बजे करीब। तो उतने तड़के ये बात को मंत्री कह रहे हैं कि इतने तड़के बस ओवर क्राउडेड नहीं होगी, लेकिन बस की जो क्षमता है वो बताई जा रही है 36 से 40। और जब जो घटना चश्मदीद है वहाँ लोग मौके पर मौजूद हैं वो बता रहे हैं कि हर हाल में बस में 50 से ज़्यादा लोग थे। यानी बस में अगर 40 की हम क्षमता माने तो हर हाल में 1 दर्जन लोग ऐसे थे जो बस की क्षमता से ज़्यादा थे। और कुछ बच्चे जिनको एग्ज़ाम देना था, इम्तिहान देने के लिए, जो सीधी से सतना के लिए निकले, जिसकी वजह से बस में हो सकता है कि जो संख्या है 10-12 लोगों की ज़्यादा बढ़ गई। और जो ड्राइवर की गलती, जो चश्मदीद बता रहे हैं कि रफ्तार के साथ एक शॉर्टकट जो शॉर्टकट इस तरह की बड़ी बसों के चलने के लिए मतलब जिसमें नहीं कहा जाता आपको जाना है आप हाईवे के से निकल कर जाइए, लेकिन एक शॉर्टकट अपनाया और उसी शॉर्टकट पे ये कैनाल का पुल पड़ता था जिसकी वजह से बस गिरी। ये तमाम जांच के विषय हैं जिनपे जांच की। उन लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ा जो इस बस में सवार थे। आज सुबह मध्य प्रदेश के सीधी में हुए बस हादसे में अब तक 40 शव बरामद किए गए हैं, जबकि कई और लोगों की तलाश जारी है। मौके पर राहत और बचाव का काम तेजी से हो रहा है। नहर में गिरी बस को भी अब से थोड़ी देर पहले बाहर निकाला गया, जबकि हादसे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अधिकारियों के साथ बैठक की और हादसे के बारे में पूरी जानकारी ली। उन्होंने अपने आज के सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिए। तो आपको 6 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस मातम के बाद की तस्वीरें जो लगातार अभी तक सामने आ रही हैं। सुबह ये किस तरह से हादसा हुआ है और सीधे तौर पर इसमें गलती उस ड्राइवर की है जिसने शॉर्टकट रूट अपनाने की कोशिश की है। आपको हम इस वक्त 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। हादसे में 40 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। सीएम ने बैठक बुलाई है और उनके जो बाकी कार्यक्रम थे, कैबिनेट की बैठक भी होनी थी, उसे भी रद्द किया गया है और अधिकारियों से बातचीत कर उन्होंने इस बारे में तसल्ली की है कि आखिर इस मामले में राहत और बचाव कार्य की गति क्या है।
इस दुखद घटना में, दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जो हमारे भाई बहन नहीं रहे, उनके परिवार को 5 लाख रुपए की तात्कालिक सहायता राहत प्रदान की जाएगी। दुख की घड़ी में हम उन परिजनों के साथ हैं, पूरा प्रदेश उनके साथ खड़ा है। और सीधी हादसे पर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गोविंद राजपूत ने न्यूज 18 से बात की है। उन्होंने बताया कि बस का परमिट रद्द कर दिया गया है, साथ ही हादसे की जांच के भी आदेश दिए गए। सीधी में सर एक बड़ा हादसा हुआ सर, चलो आ जाओ। हादसा बहुत बड़ा है, हम सब दुखी हैं। मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट निरस्त कर दी है और जांच के आदेश दिए हैं। मैं स्वयं मुख्यमंत्री जी से मिलने जा रहा हूं। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से कहा गया है कि वहां तुरंत व्यवस्थाएं लगाएं। डिप्टी डीसी वहां निकल चुके हैं, एसपी कलेक्टर वहां मौजूद हैं और गाड़ी वाले का परमिट निरस्त कर दिया गया है और जो भी जांच दोषी पाया जाएगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। सर ये भी जानकारी है कि जो तय रूट था उससे गलत गाड़ी है वो चल रही थी। 7 किलोमीटर का मुझे पता लगा है प्रारंभ में कि गाड़ी रोड पर थी, लेकिन 7 किलोमीटर जाम बताया जा रहा है कि वहाँ जाम लगता था, उसे 7 किलोमीटर का रोड चेंज किया था। और ओवरलोडिंग की बात जहाँ तक की जा रही है, ओवरलोडिंग चूँकि सुबह 5 बजे बस रवाना हुई है, 5 बजे ओवरलोडिंग नहीं होती है, लेकिन उस दिन क्रिकेट का कहीं मैच था और रेलवे की परीक्षा थी, जिस कारण से बच्चे ओवरलोड हुए हैं। लेकिन सारी जानकारी आपको मैं कुछ समय बाद पता करने के बाद ही दे सकता हूं, लेकिन हम सब सरकार पूरी तरीके से बच्चों के साथ है। लेकिन मनोज, एक सवाल तो ये भी उठता है कि ये बस हादसे के शिकार में हुई और 40 शव अभी तक बरामद किए गए हैं, इसलिए हम ये लगातार जानकारियां दे रहे हैं। लेकिन सीधी से सतना की तरफ जाने वाली ऐसे न जाने कितनी बसें होंगी जो लोगों की जिंदगी से रोज इसी तरह से खिलवाड़ करती होंगी। सरकार ये कह रही कि सरकार ने कह दिया कि हमने उसका लाइसेंस चेक किया, लाइसेंस सही था, उसका जो परमिट चेक किया कि किस रोड पर उसे चलना चाहिए वो भी सही था। लेकिन आप ये मानिए, देखिए ना कि कैसे सरकार का ये कहना कि जो परमिट लाइसेंस सब सही है, लेकिन एक बस जिसके लिए एक रूट तय है, अगर आपको एक रूट तय है तो वो उस रूट का वायलेशन कैसे करती है। अगर ये हादसा ना हो तो ये बात कैसे पता चले कि कौन सा शॉर्टकट, कौन सी बस किस रूट का परमिट लेके किस रूट पे चल रही है। तो ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब सरकार को खुद ही खोजने पड़ेंगे, क्योंकि 40 लोग अपनी ज़िंदगी खो चुके हैं और वो 40 वो लोग हैं जिसमें एक कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो ज़िंदगी का इम्तिहान, एक अहम इम्तिहान देने जा रहे थे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, लेकिन उनकी ज़िंदगी की ये आखिरी यात्रा हो गई। उनको ये यात्रा इतनी महंगी पड़ी सिर्फ एक छोटी सी गलती से। गलती जो शुरुआती तौर में सामने दिख रही है कि ड्राइवर की गलती, कि ड्राइवर ने रफ्तार से बस चलाई, ड्राइवर कसूरवार है, मान लिया। लेकिन बस को जो शॉर्टकट पे ले जाने का काम था, इसमें सरकार को कहीं ना कहीं अपने अंदर भी ये विभाग में देखना पड़ेगा कि आखिर इस तरह से बस का रूट के वायलेशन प्रदेश में दूसरी जगह कहाँ हो रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब सरकार को भी देना होगा। और इस मामले में सरकार हालांकि कह रही है कि हमने अपने असिस्टेंट जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हैं उनको मौका, सरकार की अपनी दलील जरूर है मनोज, लेकिन हादसे के बाद जो बच्ची महिला है उन्होंने क्या आप बीती सुनाई है वो सुनिए। बस चल रही थी, बहुत स्पीड में बस थी, हमें नहीं पता था। हम पहली बार सतना जा रहे थे सीधी से पेपर के लिए। हमें नहीं मालूम कि कहाँ कौन सा शहर है, क्या है। बस बहुत तेज अचानक बस पलट गई। आप लोग प्लीज भीड़ मत लगाइए ना, 2 मिनट। ड्राइवर कूद के भाग गया और बस पानी में चली गई। बस जैसे ही पानी में गई बस ही पानी भर गया। मेरे भाई को बचाने की कोशिश की लेकिन नहीं बचा पाया। मेरा भाई मेरे से छूट गया। और हादसे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट किया है, मध्य प्रदेश के सीधी में बस हादसे के कारण कई लोगों की मृत्यु का समाचार दुखद है। स्थानीय प्रशासन और बीजेपी कार्यकर्ता राहत और बचाव कार्य में तत्परता से जुटे हैं। मैं शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करता हूं। और बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने भी इस हादसे पर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट में लिखा, अत्यंत दुखद, सीधी में सतना जा रही बस के नहर में गिरने से हुए हादसे से मन व्यथित है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे।
और लापता लोग पूर्णतः सुरक्षित हो, यही कामना है। और आइए कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। इस वक्त दिशा की गिरफ्तारी मामले में एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा है। दिल्ली महिला आयोग की नोटिस में कहा गया है कि दिशा रवि की गिरफ्तारी में तय प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है और कल जिस तरह से दिशा रवि को लेकर पूरा विपक्ष लामबंद था और दिशा रवि के हक में कह रहा था कि ये लोकतंत्र की हत्या जैसा कृत्य किया गया है मौजूदा सरकार के जरिए, और अब इस पूरे मामले में महिला आयोग भी एक्शन में दिख रही है। दिल्ली ये जो गिरफ्तारी हुई है दिशा की, इस मामले में दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा है इस संबंध में। और न्यूज 18 के आनंद तिवारी की रिपोर्ट यह है कि टूलकिट मामले में आरोपी शांतनु 20 जनवरी से 27 जनवरी के बीच टीकरी बॉर्डर पर मौजूद था और किसान आंदोलन में शामिल हुआ था। दिशा रवि से पूछताछ में स्पेशल सेल को यह अहम जानकारी मिली है। साथ ही दिशा ने कई और नामों का भी पर्दाफाश किया है, जिसमें एक शख्स विदेश में है और एक भारत में मौजूद है। दिशा की जानकारी के बाद भारत में रह रहे आरोपी की तलाश के लिए छापेमारी जारी है। तो शांतनु पर ये चौंकाने वाला पर्दाफाश हुआ है। वहीं दिशा स्पेशल सेल से पूछताछ में कई और नाम ले रही है जिनकी तलाश जारी है। और टूलकिट कांड की हर साजिश से पर्दा उठाने के लिए जांच एजेंसियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। अब जो खबरें निकलकर सामने आ रही है उनमें न सिर्फ पीटर फ्रेडरिच और कनाडा की अनीता लाल का नाम सामने आ रहा है जो एक नया किरदार है इस मामले में, वहीं दावा ये किया जा रहा है कि इस देश विरोधी नेक्सस को हवा देने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI अपने हथकंडे आजमा रही है। टूलकिट गैंग के कितने राजदार, कौन है दिल्ली हिंसा का मास्टरमाइंड? कहां तक फैले हैं दिल्ली हिंसा के तार? किसकी शह पर रची गई देश विरोधी साजिश? टूलकिट कांड से जुड़ी हर एक साजिश को बेनकाब करने के लिए जांच एजेंसियां जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं, वैसे वैसे इस मामले में चौंकाने वाली कड़ियां सामने आ रही हैं। टूलकिट कांड में स्वीडन की सोशल एक्टिविस्ट ग्रेटा थुनबर्ग का नाम सामने आने के बाद अब तक दिशा रवि, निकिता जेकर और शांतनु का नाम भी सामने आया था, लेकिन जांच का सिरा एक बार फिर देश की राजधानी दिल्ली से 5500 किलोमीटर दूर मलेशिया जा पहुंचा है। इस बार टूलकिट गैंग में जिस कड़ी का नाम सामने आया है उसका नाम है पीटर फ्रेडरिच। जांच एजेंसियों की रडार पर आया ये शख्स मलेशिया का रहने वाला बताया जा रहा है। टूलगेट अभियान के दौरान भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया गया। इस मामले में जांच का जिम्मा दिल्ली पुलिस की साइबर सेल को दी गई। इस मामले पर गूगल को भी खत लिखा गया। इसके साथ ही जूम कंपनी को भी बाकायदा खत लिखा। गूगल से काफ़ी इनपुट जो है दिल्ली पुलिस को मिल चुके हैं, लेकिन जूम से जो इस मामले पर जवाब अभी आना बाकी है। इस मामले में कई लोगों की भूमिका काफ़ी संदिग्ध है, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण रोल में है नितिशा जैकब और इस मामले में दूसरा जो आरोपी है शांतनु। इस मामले में जब तफ्तीश का दायरा जब आगे बढ़ा तो उसके बाद सबसे जो चौंकाने वाला नाम सामने आया है वो है पीटर फ्रेडरिक, जो मलेशिया मूल का रहने वाला है। फ्रेडरिक साहब कौन है? तो इंडियन सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट इनको जानता है 2005-6 साल से। इनका नाम उभरा था। एक भजन सिंह भिंडर साहब हैं, BS भिंडर एलियस इकबाल चौधरी, जो ISI की K2 डेस्क के बहुत पुराने प्रोपोनेंट रहे हैं। उनके साथी होने की वजह से इनका नाम 2006-7 से इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज के रडार पर रहा है। पीटर फ्रेडरिक साहब कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस चलाते हैं BS भिंडर साहब के साथ, और BS भिंडर साहब खुद पहले कभी ड्रग्स की स्मगलिंग के लिए, कभी फायर आर्म की पेडलिंग के लिए काफ़ी लंबा इनका इतिहास रहा है। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम USDA के भी ये POI रहे थे BS भिंडर। दरअसल दिल्ली पुलिस की साइबर सेल टूलकिट गैंग को बेनकाब करने के लिए लगातार अपनी तफ्तीश में जुटी हुई। तफ्तीश के दौरान ही साइबर सेल को कई अहम जानकारियां हासिल हुई हैं। साइबर सेल को पता चला है कि किसान आंदोलन की आड़ में देश विरोधी ताकतों ने टूलकिट का इस्तेमाल किसी हथियार की तरह किया।
साइबर सेल को पता चला है कि टूल किट कांड की साजिश को कनाडा में रचा गया। साइबर सेल को यह भी पता चला है कि दिशा रवि के अलावा निकिता चेकअप और शांतनु नाम के शख्स की टूल किट गैंग में अहम भूमिका है। साइबर सेल के हाथ लगे सबूत बताते हैं कि दिशा, निकिता और शांतनु ने ही टूल किट बनाया था और उसकी जानकारी कई लोगों के साथ शेयर की थी। इसी दौरान पीटर फ्रेडरिच का नाम भी सामने आया। जांच एजेंसियों को इस बात का भी पता चला कि दिशा, निकिता और शांतनु की ही तरह पीटर भी इस टूल किट गैंग में अपनी बेहद अहम भूमिका रखता है, क्योंकि उसके कंधों पर टूल किट कांड से जुड़ी कुछ बेहद खास जिम्मेदारियां सौंपी गई थी। प्लान के मुताबिक पीटर फ्रेडरिच को हैशटैग की पूरी जानकारी थी। पीटर को पता था कि इस दौरान किसे फॉलो करना है। पीटर को पता था कि कब क्या ट्वीट करना है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर पीटर फ्रेडरिच का नाम टूल किट रिसोर्स में क्यों डाला गया। पीटर के बारे में यह भी दावा किया जा रहा है कि पीटर फ्रेडरिच खालिस्तानी भजन सिंह भिंडर का सहायक है। पीटर को भजन सिंह भिंडर और इकबाल चौधरी के साथ देखा गया है। भजन सिंह और इकबाल के संबंध ISI की K2 डेस्क से हैं। यही वजह है कि 2006 से ही एजेंसियों को पीटर की तलाश है। साइबर सेल इस मामले में अभी तक जिन जिन कड़ियों तक पहुंची है, उनकी वजह से अब तक केंद्रीय जांच एजेंसियों के कान भी खड़े हो गए हैं। दावा किया जा रहा है कि NIA और ED कभी भी इस केस की जांच में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि एक तो टूल किट गैंग में ISI और खालिस्तान का कनेक्शन सामने आ रहा है, वहीं विदेशी फंडिंग का मास्टरमाइंड कौन है, इसकी भी तलाश जांच एजेंसियों को करनी है। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल इस मामले की तफ्तीश के दौरान कई बड़े खुलासे किए और जिस तरह से इस मामले में खालिस्तानी आतंकियों की भूमिका सामने आई है, लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी NIA अब काफ़ी एक्टिव हो चुकी है और जल्द ही इस मामले पर तमाम इनपुट्स को खंगालने के बाद इस केस को टेक ओवर कर सकती है। इसके साथ ही जिस तरह से विदेशी फंडिंग का जो एक मसला सामने आया है, लिहाजा इस मामले पर ED भी जो है अपनी नज़र बनाए हुए हैं और दिल्ली पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन को काफ़ी गंभीरता से देख रही है। और अगर इस मामले पर विदेशी फंड का जो दुरुपयोग होने का मामला अगर सामने आता है तो निश्चित तौर पे इस मामले को ED भी टेक ओवर कर सकती है। लिहाजा कहना लाजमी होगा कि ये मसला काफ़ी महत्वपूर्ण हो चुका है और जिस पर केंद्रीय जांच एजेंसियां भी अपनी नज़र बनाए हुए हैं। फिलहाल एजेंसियां कड़ी दर कड़ी इस मामले की जांच में आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि न सिर्फ ये मामला देश विरोधी साजिश करने वालों को बेनकाब करने का है, बल्कि कई छिपे हुए चेहरों को भी सामने लाने का है। क्योंकि सच यही है कि किसान आंदोलन की आड़ में देश विरोधी ताकतों ने लगातार सिर उठाने की कोशिश की है। पूरा देश 26 जनवरी को इस साजिश का एक हिस्सा देख चुका है। और टूल किट गैंग से जुड़ा हर एक शख्स दिल्ली हिंसा को हवा देने में किसी अहम सबूत के तौर पर माना जा रहा है। ये एक बड़ा कारण है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस मामले में हर एंगल से न सिर्फ पूछताछ में जुटी है, बल्कि एजेंसी को कुछ ऐसी बातों का भी पता चला जो आने वाले दिनों में दिल्ली हिंसा की साजिश का भंडाफोड़ कर सकती है। टूल किट गैंग पर बड़ी खबर, स्पेशल सेल का बड़ा दावा, टिकरी बॉर्डर पर मौजूद था शांतनु, दिशा रवि ने उगले कई सनसनीखेज नाम। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल लगातार टूल किट गैंग और आंदोलन जीवियों को बेनकाब करने में जुटी है, क्योंकि ये वो किरदार हैं जिन्होंने न सिर्फ भारत विरोधी साजिश को अंजाम दिया है, बल्कि दिल्ली हिंसा में भी अपनी बड़ी भूमिका निभाई है। इसी कड़ी में न्यूज 18 संवाददाता शंकर आनंद ने स्पेशल सेल के हवाले से एक बड़ी खबर का पर्दाफाश किया है, जिसके मुताबिक टूल किट गैंग का अहम किरदार शांतनु किसान आंदोलन में शामिल हुआ था। स्पेशल सेल ने इस बात का भी दावा किया है कि 20 जनवरी से 27 जनवरी तक शांतनु टिकरी बॉर्डर पर मौजूद था, यानी एक हफ्ते तक शांतनु टिकरी बॉर्डर पर मौजूद था। टूल किट गैंग में अहम किरदार के तौर पर सामने आया शांतनु एरोनॉटिकल इंजीनियर है। शांतनु का परिवार शिवसेना से ताल्लुक रखता है। यही वजह है कि महाराष्ट्र की सियासत भी शांतनु को लेकर गर्मा गई है। बीजेपी ने जहां इसे शिवसेना का दोहरा चरित्र करार दिया है,
वहीं शिवसेना जिलाध्यक्ष और शांतनु के चाचा सचिन मुलुक ने साजिश का आरोप लगाया है। वो ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे उसकी एक्टिविटीज़ रहती थी इस आंदोलन के बारे में। अगर आंदोलन के बारे में उसका समर्थन था, लेकिन आंदोलन को समर्थन दिया, इसलिए अगर उसे दोषी माना जाएगा, उसका राष्ट्रद्रोह का गुना दाखिल किया जाएगा, तो ये उस पे और उसके घर वालों पे ये दबाव का, प्रेशराइज का राजकारण चल रहा है। षड्यंत्र के तहत विदेश में बैठकर कुछ लोग मां भारती को और तिरंगे को बदनाम करने का दुस्साहस कर रहे हैं। देश के कुछ गद्दार भी उस षड्यंत्र का हिस्सा है। शिवसेना से जुड़े हुए कुछ लोग भी उस षड्यंत्र में शामिल हैं। इस प्रकार की जानकारी सामने आ रही है। उधर स्पेशल सेल की जांच में टूलकिट कांड के आरोपियों पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। दिशा रवि से हुई पूछताछ में स्पेशल सेल को कई और अहम बातों का पता चला है। स्पेशल सेल का दावा है कि दिशा रवि ने पूछताछ के दौरान कई नामों का पर्दाफाश किया है। स्पेशल सेल के मुताबिक दिशा ने विदेश में रहने वाले एक बेहद अहम किरदार का जिक्र किया है, जबकि एक दूसरा किरदार भारत में मौजूद बताया गया है। भारत में रहने वाले इसी शख्स की तलाश में स्पेशल सेल लगातार छापेमारी में जुटी है। इन तमाम बातों के बावजूद दिशा रवि की गिरफ्तारी पर एक बड़ा तबका विरोध पर आमादा है, जबकि दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने साफ कह दिया है कि दिशा की गिरफ्तारी कानूनी प्रक्रिया के तहत हुई है। दिशा की गिरफ्तारी की बात है। गिरफ्तारी बिल्कुल कानून के अनुसार और सारी जो प्रोसीजर को फॉलो करते हुए दिशा की गिरफ्तारी हुई। कानून ये उसमें 22 साल की उम्र का और 50 साल की उम्र में कोई उसमें डिफरेंस नहीं करती है। और हमने सारी चीज़ को देख लिया। उसको अंततः कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है उसकी गिरफ्तारी को सही मानते हुए उसको पुलिस हिरासत में 5 दिन के लिए दिया। तो ये जो लोग कहते हैं कि गिरफ्तारी में कोई कमी रही है वो बिल्कुल मिथ्या है। टूलकिट गैंग की हर तह को खंगालने के लिए दिल्ली पुलिस कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। अब दिल्ली पुलिस ने वीडियो मीटिंग ऐप जूम को एक चिट्ठी लिखकर कई सारी जानकारियां मांगी है। चिट्ठी के मुताबिक दिल्ली पुलिस टूलकिट गैंग को बेनकाब करने के लिए उनकी डिटेल चाहती है जो जूम मीटिंग में शामिल थे। दिल्ली पुलिस जानना चाहती है कि जूम के जरिए हुई मीटिंग में कौन कौन शामिल था। दरअसल जांच में इस बात का पता चला है कि 11 और 22 फरवरी को जूम प्लेटफॉर्म पर एक मीटिंग हुई थी जिसमें किसान आंदोलन के जरिए लोगों को भड़काने की साजिश रची गई थी। कॉन्स्पिरेसी के तहत ये कोशिश की गई थी कि अफवाह फैला करके और गलत चीज़ों लोगों को बता करके और एक दंगा क्रिएट करने का एक कॉन्स्पिरेसी थी। जो टूलकिट जो लीक हुआ था उसके बाद हमें पता चला और उसके इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। केस दर्ज है और उस केस के अंतर्गत सारा इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। उधर स्पेशल सेल को इस बात का भी पता चला है कि टूलकिट गैंग की अहम सदस्य निकिता जेकब 4 अलग अलग ईमेल आईडी का इस्तेमाल कर रही थी। यही वजह है कि अब स्पेशल सेल को गूगल से जवाब मिलने का इंतजार है, क्योंकि टूलकिट गैंग का पर्दाफाश करने के लिए स्पेशल सेल ने गूगल से भी कई अहम जानकारियां मांगी हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर, दिशा को परिवार से मिलने की छूट दी गई है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने ये छूट दी है। महत्वपूर्ण खबर आ रही है। दरअसल इस पूरे मामले में दिशा को परिवार से मिलने की छूट के बाद ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जिस तरह से दिशा को लेकर लगातार जानकारियां सामने आ रही थी उसमें ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि दिशा अपने परिवार से मिले। 15 मिनट की छूट दी गई है, वो अपने परिवार से मिल सकती है, बातचीत कर सकती है। दरअसल टूलकिट मामले में आरोपी है दिशा रवि और वो कोर्ट पहुंची है, उसने अर्जी लगाई हुई थी और इसी संबंध में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने उसे परिवार से मिलने की छूट दी है। 15 मिनट के लिए ये छूट है कि वो अपने परिवार से मिल सकती है, बातचीत कर सकती है। किसान के विरोध में संबंधित टूलकिट साझा करने की आरोपी है दिशा रवि। 21 साल की जलवायु कार्यकर्ता हैं और दिशा रवि ने कोर्ट का दरवाजा इस संबंध में खटखटाया था, जिस मामले में अभी जानकारी आ रही है कि पटियाला हाउस कोर्ट ने 15 मिनट के लिए इजाजत ये दी है कि वो परिवार से बात कर सकती है। अमित हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अमित, क्या जानकारी और इस बारे में?
जी हाँ, बिल्कुल। पटियाला हाउस कोर्ट ने गिरफ्तार दिशा रवि की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें इजाजत दी है कि वो 15 मिनट तक अपने का समय सीमा है जब वो अपने मां और परिवार के सदस्यों से वो बातचीत कर सकती हैं। इसके अलावा 30 मिनट के लिए अपने वकील से वो मुलाकात कर सकती हैं, जिससे कि ये जो मुलाकात होगी ये कानूनी मुलाकात होगी, किस तरीके से वो अपना केस कोर्ट में रखेंगी। इससे पहले दिशा रवि ने पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर की थी और याचिका दायर करके कहा था कि उन्होंने मांग की थी कि उनके वकीलों के साथ उनके मिलने की इजाजत दी जाए, ताकि वो किस तरीके से वो अपना पक्ष कोर्ट में रखेंगी, इसके मद्देनजर वो वकील से मिलना चाहती थी और साथ में रिमांड और ट्रांजिट रिमांड पेपर की कॉपी की भी मांग की थी। और इसके अलावा वो अपनी मां और परिवार से इजाजत की मांगी थी कोर्ट से कि उनसे बातचीत करने की इजाजत दी जाए। तो फिलहाल कोर्ट ने मां और परिवार से मिलने की इजाजत दे दी है 15 मिनट के लिए, और 30 मिनट के लिए वो अपने वकीलों से बात कर सकते हैं। जी।